हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आशा करता हूँ आप हमेशा अच्छे बने रहिए। आज हम पढ़ेंगे यूनिवर्स, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन। मैं अपने लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ कि हमने यूनिवर्स के जो नोट्स है वे अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाले हुए, वहां पे आप उसका लिंक देख लेना और वहां से उन्हें डाउनलोड कर लेना। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे यूनिवर्स। आज हम यूनिवर्स, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, यूनिवर्स क्या होता है? क्या होता है यूनिवर्स? जो भी कुछ इस ब्रह्मांड में हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, टच कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, छू सकते हैं, वही सब ब्रह्मांड है, वही सब यूनिवर्स है। जो भी हम महसूस कर ले, हमने बोर्ड को टच किया, ये भी यूनिवर्स है। हमने इस मार्कर को टच किया, ये भी यूनिवर्स है। हमने इस डस्टर को टच किया, ये भी यूनिवर्स है। हम छोटे से छोटा पार्टिकल, छोटे से छोटा, जो सबसे छोटा होता है क्वार्क, उस पार्टिकल से लेके बड़ी से बड़ी गैलेक्सी, वही यूनिवर्स है। टाइनीएस्ट पार्टिकल टू मैसिव गैलेक्सी, मैसिव गैलेक्सी, ये सभी के सभी यूनिवर्स हैं। ये सभी यूनिवर्स हैं। अब हमें देखना ही है कि ये यूनिवर्स वर्ड आया कहां से। यूनिवर्स वर्ड जो है वो यूनिवर्सम से बना है। यूनिवर्सम, यूनिवर्सम, ये एक लैटिन वर्ड है। ध्यान रखना, ये एक लैटिन वर्ड है। ये एक लैटिन वर्ड है, यूनिवर्सम। यूनिवर्सम एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। अभी तक जो हमारे यूनिवर्स में जो भी गैलेक्सी विजिबल है, जिन गैलेक्सीज को हम देख सकते हैं टेलीस्कोप की हेल्प से, जो विजिबल गैलेक्सी है, वे अभी तक 100 बिलियन है। 100 बिलियन गैलेक्सी है अभी तक हमारे यूनिवर्स में। 100 बिलियन गैलेक्सी, 100 बिलियन गैलेक्सीज है हमारे यूनिवर्स में। और हर एक गैलेक्सी, सपोज करो 1 गैलेक्सी, 2 गैलेक्सी, 3 गैलेक्सी, 4 गैलेक्सी, अप टू 100 बिलियन गैलेक्सी, ये गैलेक्सीज है। अगर हम इन सभी गैलेक्सीज का एवरेज निकालें, एवरेज स्टार पॉपुलेशन कि कितनी स्टार पॉपुलेशन निकाले कि कितने स्टार्स हर गैलेक्सी में है, एवरेज, तो वे भी 100 बिलियन है। वे भी 100 बिलियन स्टार है हर गैलेक्सी का। अगर हम एवरेज निकाले तो वे भी हमारे पास 100 बिलियन स्टार्स रहते हैं। 100 बिलियन स्टार्स। तो इस तरह हमें क्या पता चलता है कि हमारे यूनिवर्स में टोटल कितने स्टार हुए? अगर हम देखें 10 टू द पावर 11 गैलेक्सी, और हर गैलेक्सी में 10 टू द पावर 11 स्टार, तो टोटल कितने स्टार हुए हमारे पास? टोटल स्टार कितना हुआ हमारे पास? टोटल स्टार हुए हमारे पास 10 टू द पावर 22। ठीक है, टोटल स्टार हुए हमारे पास 10 टू द पावर 22। अगर हम बात करें यूनिवर्स की एज की, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार यूनिवर्स की जो एज है, एज ऑफ यूनिवर्स जो है वो है हमारी 13.79 बिलियन ईयर्स। इतनी इसकी एज है यूनिवर्स की। बिग बैंग, जब बिग बैंग हुआ था तो वो 13.7 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था, जो बिग बैंग हुआ था। अगर देखा जाए तब से हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड होता जा रहा है। तब से हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड होता जा रहा है, ठीक है। अब यूनिवर्स के उत्पत्ति को देखा जाए तो उसके हिसाब से कुछ थ्योरीज दी गई है। यूनिवर्स की उत्पत्ति को देखे तो उसके लिए कुछ थ्योरीज दी गई है। हम उन थ्योरीज को पढ़ेंगे डिटेल में, एक एक थ्योरीज को। यूनिवर्स की इवोल्यूशन के लिए जो थ्योरीज दी गई है उन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना।
ये जो सब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये जो मैं डिक्टेट कर रहा हूं, सब मैंने अपने नोट्स में लिखा हुआ है, वहां से आप अच्छे से पढ़ लेना। और हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे यूनिवर्स के इवोल्यूशन में, कुछ भी नहीं छोड़े, हम सब पढ़ते जाएंगे, सब पढ़ लेंगे। आपको कहीं भी इधर उधर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सब कुछ पढ़ेंगे। छोटे से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज तक सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम थ्योरीज की, जिनसे हमें पता चला कि यूनिवर्स बन रहा है, या यूनिवर्स फैल रहा है, या यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई। इनमें हम 3 थ्योरीज पढ़ेंगे, 3 थ्योरीज पढ़ेंगे। सबसे पहली थ्योरी पढ़ेंगे हम बिग बैंग, बिग बैंग थ्योरी। सेकंड पढ़ेंगे हम स्टडी स्टेट थ्योरी। थर्ड पढ़ेंगे हम पल्सेटिंग थ्योरी, पल्सेटिंग थ्योरी। ये सब थ्योरीज हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम इन सभी थ्योरीज को देखें तो सभी थ्योरीज एक ही बात कहती है कि हमारा यूनिवर्स फैल रहा है। लेकिन इनमें जो सबसे ज्यादा वैलिडेटेड थ्योरी है, जो मोस्ट वैलिडेटेड थ्योरी है, वो हमारी बिग बैंग थ्योरी। तो सबसे पहले हम बिग बैंग थ्योरी को पढ़ेंगे। बिग बैंग थ्योरी में मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा, सब कुछ, इतने से लेके पूरे ब्रह्मांड तक पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा। कैसे कैसे क्या बना, इलेक्ट्रॉन कैसे आया, प्रोटॉन कैसे आया, गैसेस कैसे बनी, सब कुछ समझाऊंगा अब मैं आपको बिग बैंग थ्योरी। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं बिग बैंग थ्योरी, ठीक है ना। ये आपने देख लिया, ठीक है। जो भी मैं आपको इस बोर्ड पे कराऊं, लिखता हूं, आप उसका ये तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हमारे पास लिखने का इतना टाइम तो होता नहीं। आप उसका जनरली स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। ओके, अब हम करते हैं बिग बैंग थ्योरी, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इससे जनरली हर बार 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आ जाता है, चाहे कोई यूपीएससी का एग्जाम हो या स्टेट पीसीएस का एग्जाम या कोई अदर एग्जाम हो, सभी में इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। फर्स्ट हमारी है बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी। देखिए, समझिए क्या होता है बिग बैंग। आपने कभी दिवाली पे, फेस्टिवल्स पे, कुछ ओकेजन्स पे आपने देखा होगा कि आप लोग बॉम्ब या पटाखे फोड़ते हैं, बर्स्ट होते हैं, तो वो पटाखा छोटा होता है बहुत ही, लेकिन जो वो बर्स्ट होता है एकदम से, जब वो फटता है, तो आपने देखा होगा उसका धुआं भी आकाश में उड़ जाता है। धुआं ब्लैक कलर का होता है, जो उसका धुआं भी होता है साथ में। वो धुआं क्या है, गैसेस है वो, और उसमें छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं, वही बिग बैंग है। मतलब जो पटाखा फटता है और धुआं बन गया और उसमें छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वही बिग बैंग है। बिग बैंग का प्रोसेस भी यही है। बिग बैंग की स्टार्टिंग ऐसे हुई थी, एक छोटे सा पार्टिकल था, टिनी, फायर बोलते, टिनी, बहुत छोटी सी, जिसका इनफाइनाइट टेम्परेचर था और जिसकी इनफिनाइट डेंसिटी थी। टिनी बॉल, एक टाइनी बॉल थी जिसका इनफाइनाइट टेम्परेचर था, इनफाइनाइट डेंसिटी थी, और ये अनइमेजिनेबल स्मॉल पॉइंट था, अनइमेजिनेबल। अनइमेजिनेबल स्मॉल पॉइंट बॉल थी, ठीक है। और इसमें एकदम से क्या होता है, बर्स्ट होता है, वहां से बिग बैंग की शुरुआत होती है। अब बात आती है बिग बैंग थ्योरी दी किसने। 1927 में ये थ्योरी जॉर्ज लेमेत्रे ने दी थी। उनका पूरा नाम था एबे जॉर्ज लेमेत्रे, एबे जॉर्ज लेमेत्रे। ये एक बेल्जियम के एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने थ्योरी दी थी। और आपको जानकर हैरानी होगी, ये कैथोलिक चर्च के पादरी थे, कैथोलिक चर्च के पादरी, ये कैथोलिक चर्च के पादरी थे, प्रीस्ट थे,
कैथोलिक चर्च के। जब 1927 में इन्होंने बिग बैंग थ्योरी दी और इन्होंने कहा कि हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है और वो इस तरह से उसकी उत्पत्ति हुई है, तो उस टाइम के जितने भी ज्योग्राफर्स थे, जितने भी एस्ट्रोनॉमर्स थे, तो सभी के सभी उनका मजाक बनाने लगे, हंसने लगे उनकी बातों पे। बोले कि नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि सभी नई नई थ्योरीज लेके आ रहे थे। कोई 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 किसी थ्योरी को फॉलो कर रहा था, कोई किसी थ्योरी को फॉलो कर रहा था। तो इन्होंने बताया कि नहीं, ब्रह्मांड फैल रहा है, हमारा यूनिवर्स फैल रहा है, वो एक छोटी सी बॉल से उत्पन्न हुआ है। लेकिन सभी उस टाइम पे उन पे हंसने लगे, तभी उनकी इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन 1929 इन्होंने थ्योरी दी थी 1927 में, लेकिन 1929 में एडविन हबल आते हैं, जिनके नाम से हबल टेलीस्कोप है, जो बहुत ही फेमस है। आप सब भी जानते हैं हबल टेलीस्कोप की क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, सभी जानते हैं। तो 1929 में एडविन हबल आते हैं, एडविन हबल आते हैं। तो वे कहते हैं कि नहीं, गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही है, जो पता चला उनके टेलीस्कोप से। तो लोगों ने तब मानना स्टार्ट किया कि हां, जॉर्ज लेमेत्रे ठीक थे। उससे पहले लोगों ने उनका मजाक बनाया, उनको नहीं माना, उनको सीरियस नहीं लिया। लेकिन उसके बाद मानना स्टार्ट किया कि नहीं नहीं, वे ठीक थे। ठीक है, ये बेल्जियम के थे, बेल्जियम, ध्यान रखना बेल्जियम, ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब हम इसका पूरा प्रोसेस देखेंगे। यूनिवर्स की खास बात क्या होती है कि यूनिवर्स पहले एक्सपेंड होता है, फिर वो कूल होता है, ठंडा हो जाता है। जब ठंडा होता है तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स बनते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स बनते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब। ठीक है, अब हम इसका पूरा प्रोसेस जानेंगे कि पूरा प्रोसेस है क्या। ठीक है, अब इसका प्रोसेस देखते हैं। टाइम स्केल देखेंगे, टाइम स्केल क्या है, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा टाइम स्केल के हिसाब से। ठीक है, टाइम स्केल। अब हम टाइम स्केल देखते हैं। देखिए क्या होता है टाइम स्केल, बिग बैंग का टाइम स्केल। टाइम स्केल देखते हैं क्या होता है। पहले मैं आपको छोटा सा, उससे पहले एक छोटी सी चीज बता देता हूं। ये वो टाइनी बॉल है, ये वो टाइनी बॉल है, ठीक है ना, जिससे बर्स्ट होता है, बर्स्ट होता है, बर्स्ट होता है ऐसे ऐसे, ये पूरा का पूरा बर्स्ट होता है। जब वो बर्स्ट होता है तो जो पार्टिकल्स होते हैं बिखर जाते हैं, डस्ट पार्टिकल्स बिखर जाते हैं। जैसे आपने देखा हो कभी कभी ग्रीस देखा, ग्रीस को उबाल दे, खोलता हुआ ग्रीस, इस तरह का एक सीविंग सूप बनता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स और कॉर्क्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्लस कॉर्क्स ये बिखरे रहते हैं, इलेक्ट्रॉन और कॉर्क्स बिखरे रहते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, रिएक्शन कर नहीं पाते आपस में। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है लेकिन रिएक्शन नहीं कर पाते, क्योंकि एक एटम को बनने के लिए क्या चाहिए होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव भी तो चाहिए, प्रोटॉन चाहिएगा। अब लेकिन प्रोटॉन सबसे छोटा क्या होता है, प्रोटॉन में क्वार्क्स। अब क्या होता है, धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन जाता है, जैसे जैसे ये एक्सपेंड करेगा टेम्परेचर डाउन जाएगा। लेकिन अब क्वार्क्स की जगह बन जाते हैं हमारे क्या, प्रोटॉन। अब बन जाते हैं प्रोटॉन्स, अब बन जाते हैं प्रोटॉन। लेकिन अभी भी इतना हॉट है कि ये आपस में एक एटम अभी नहीं बन पा रहा है, ठीक है, जिससे लाइट नहीं विजिबल हो पा रही है, जिससे लाइट नहीं जा पा रही है, जिससे चमक नहीं पा रहे। इसे ये जो सिचुएशन आई थी जब इलेक्ट्रॉन, इसे बोलते हैं डार्क एज, ये हमारी डार्क एज। लेकिन इसके बाद जैसे जैसे बढ़ता है तो टेम्परेचर डाउन होने लगता है, टेम्परेचर डाउन होता है तो यहां पे होता है कूल। जब कूलिंग होने लगती है तो इलेक्ट्रॉन
और प्रोटॉन दोनों रिएक्शन करके एटम बनाने लगते हैं, जिससे क्या बनता है, हाइड्रोजन, हीलियम, इस तरह के। और कुछ ट्रेसेस मिले थे, लिथियम के भी ट्रेसेस मिले थे, बेरिलियम के भी ट्रेसेस मिले थे, बेरिलियम के भी ट्रेसेस मिले थे कुछ। ठीक है, अब हाइड्रोजन हमें पता ही है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, हीलियम, हीलियम बनाते हैं। और जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी। जब वो एनर्जी रिलीज होती है, हाई एनर्जी रिलीज होती है, तो ये एनर्जी जो होती है ये किस कारण आती है, न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण। इसे क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन, हिंदी में बोलते हैं नाभिकीय संलयन। जिस रिएक्शन पे हमारे सन में रिएक्शंस हो रही है, जिस रिएक्शन से हमारे सन में रिएक्शंस हो रही है, वो भी न्यूक्लियर फ्यूजन है, क्योंकि वहां पे भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलते हैं, तब वो पे हीलियम बनता है, जो हमें दिखाई देता है, बहुत ब्राइटनेस दिखाई देती है, बहुत ज्यादा वास्ट एनर्जी दिखाई देती है। तो वो सब क्या है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण है, ध्यान रखना, जिससे हीलियम बनता है। इसी की वजह से हमारे स्टार्स चमकते हुए दिखाई देते हैं, ये रीजन है। अब हम इसका पूरा प्रोसेस देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप, सेकंड बाय सेकंड, पूरा प्रोसेस देखेंगे। ये ध्यान रखना है सब चीजें, आप इसे उतार लिया करो तो मेरे साथ, या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो इसका। अब देखिए, यहां पे हम लिखेंगे टाइम, ये हमारा टाइम चलेगा। यहां पे हम लिखेंगे टेम्परेचर, टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में। यहां पे हम देखेंगे इवेंट्स क्या क्या हुए, क्या क्या इवेंट्स हुए, क्या क्या घटनाएं किस समय पे घटी। ठीक है, यहां पे हम वो सब देखेंगे। देखिए, ध्यान से देखना। एक छोटी बॉल था, हमारा ब्रह्मांड एक छोटी बॉल था, जिसकी डेंसिटी इन्फिनाइट डेंसिटी थी, जिसका टेम्परेचर इन्फिनाइट था। ठीक है, वो टाइम स्केल ब्रह्मांड के बनने से पहले का, वो टाइम स्केल, उस टिनी बॉल का टाइम स्केल जो था 10 to the power -43 सेकेंड, 10 to the power -43 सेकेंड। और उस टाइम पे उसका टेम्परेचर कितना था जब वो बर्स्ट हुआ था, जब इन्फ्लेशन हुई थी, जब एक्सपेंड होना स्टार्ट होता, उस टाइम पे टेम्परेचर था 10 to the power 32। इस टाइम पे क्या हुई थी, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन हुई थी, पूरा यूनिवर्स एक्सपेंड होने लगा था, ग्रेप फ्रूट की तरह, ग्रेप फ्रूट ऐसे बिखर गया था सारा का सारा, ऐसे एकदम से, जैसे बम फोड़ते हैं ना, एकदम से बिखर जाए, इस टाइम पे वो बिखर गया था। इस टाइम पे सेकंड के 10 to the power -43 हिस्से पे, मतलब कितना कम टाइम हो, अनइमेजिनेबल कम टाइम। फिर इसके बाद दूसरा प्रोसेस क्या आता है, दूसरा प्रोसेस 10 to the power -32 सेकेंड। इस टाइम पे टेम्परेचर था 10 to the power 27। इन्फ्लेशन के बाद क्या क्या रिएक्शंस होती है, इन्फ्लेशन के बाद कोर्क बनते हैं। कोर्क क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था, कोर्क अनडिविजिबल पार्ट होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। इस टाइम पे कोर्क्स बनते हैं, कोर्क्स बनते हैं, क्योंकि जो ब्रह्मांड में फैल गया, अभी तो एक्सपेंड हो गया, अब उसमें कोर्क्स बनेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, कुछ न्यूट्रॉन्स बनेंगे। इस टाइम पे कोर्क्स बनते हैं, जो हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कारण बनते हैं बनने का। ठीक है, इस टाइम पे कोर्क्स बनते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इसमें बनते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी बनते हैं, ये दोनों कोर्क्स। ठीक है, इसके बाद अगली स्थिति क्या आती है, ये सब जो है ये एक तरह से सूप हम पीते हैं ना, सीडिंग सूप, खोलता हुआ सूप, तो इस तरह का ब्रह्मांड बना होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हॉट होता है, बहुत ज्यादा हॉट होता है, इतना ज्यादा हॉट होता है कि मतलब वे आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण भी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे होते हैं, इतना ज्यादा हॉट है। लेकिन फिर भी टाइम को भी एक्सपेंड करेगा,
कोई भी चीज फैलेगी, भाई जैसे आपने गिलास में दूध लो, आपने गिलास में दूध लिया, वहां पे ज्यादा गर्म रहे, उसे किसी प्लेट में फैला दो, किसी प्लेट में फैला दो, जल्दी ठंडा हो जाएगा। जब कोई चीज छोटे से पार्ट से ज्यादा हिस्सों में फैलती है तो ठंडी होती है। तो धीरे धीरे देखो आप टेम्परेचर डाउन हो रहा है, धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन हो रहा है टाइम के साथ। अभी भी 1 सेकंड पूरा नहीं हुआ है, ध्यान दोगे तो अभी भी 1 सेकंड पूरा नहीं हुआ है, अभी भी नहीं हुआ 1 सेकंड पूरा। आप ध्यान से देखो, अभी भी -32 सेकंड तक है, सेकंड का बहुत छोटा हिस्सा है। इसके बाद आता है 10 टू द पावर -8 सेकंड। 10 टू द पावर -8 सेकंड पे क्या होता है, टेम्परेचर कहां चला जाता है, 10 टू द पावर 13 पे, टेम्परेचर और नीचे आता है 10 टू द पावर -13 पे। अभी भी ये बहुत गर्म है, लेकिन पिछले के मुकाबले अभी ठंडा हो रहा है। तो अब क्या होगा, ये कॉक्स है, ये चेंज होने लगेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स में, चेंज होने लगेंगे। अब ये चेंज होने लगेंगे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में, ठीक है। इसे ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, ये सब एक एक चीज हमें बहुत ध्यान से पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद अब ये सेकंड्स तो पूरी हो गई, अब देखो 3 मिनट हुए, अभी ब्रह्मांड बने हमें 3 मिनट हुए। अब 3 मिनट बाद क्या होता है, 3 मिनट बाद जब हमारा टेम्परेचर कितना हो जाता है, कितना हो जाता है हमारा टेम्परेचर, अभी तक हमारा 10 टू द पावर 13 था, अब हो जाता है हमारा 10 टू द पावर 8 डिग्री सेंटीग्रेड। 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है हमारा टेम्परेचर अभी भी, देखिए। लेकिन अभी भी ये इतना हॉट है क्योंकि अब हमारे पास क्या आ गए, अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी आ गए यहां से, अब हमारे पास यहां से प्रोटॉन भी आ गए, यहां पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी आ गए और प्रोटॉन भी आ गए। लेकिन अभी भी ये एटम नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि अभी भी ये बहुत ज्यादा गर्म है, ये सीधी सूप की तरह अभी भी बहुत ज्यादा गर्म है, अभी भी ये एटम नहीं बना पाएंगे 3 मिनट बाद भी। लेकिन ब्रह्मांड बनने के 3 मिनट बाद हमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिल गए थे जो हमारे ब्रह्मांड बनने का आधार बन गए। यहां से ब्रह्मांड बनने का आधार शुरू हो गया एक तरह से, ठीक है। अब 3 मिनट बाद जब ये सारा प्रोसेस हो गया, अब ये रिएक्शन तो करेंगे, टेम्परेचर भी डाउन होगा, अब टाइम भी बढ़ेगा। अब ब्रह्मांड 3 मिनट बाद यही चल रहा, लेकिन 3 लाख सालों तक यही चलता रहा। लेकिन 3 लाख साल, ब्रह्मांड बनने के 3 लाख साल, 3 लाख ईयर्स, 3 लाख साल ब्रह्मांड बनने के, टेम्परेचर और डाउन हुआ। टेम्परेचर हमारा आ गया 10 टू द पावर 3 पे, 10 टू द पावर 3 पे हमारा टेम्परेचर आ जाता है। अब क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, देखो क्योंकि टेम्परेचर डाउन हो गया, अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स रिएक्ट करना स्टार्ट कर देंगे एक दूसरे के साथ। अब इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट कर देंगे और पहले एटम का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है, एटम का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है और बहुत सारे एटम्स बनते हैं। फिर वे एटम सभी ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा एक दूसरे से जुड़ते हैं। इस तरह हाइड्रोजन और हीलियम का निर्माण होता है और छोटे छोटे पार्टिकल्स जैसे बेरिलियम, लिथियम, इनके ट्रेसेस भी मिलते हैं, तो इसका निर्माण होता है, इनका निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है 3 लाख साल बाद। देखो ब्रह्मांड बनने के 3 लाख साल बाद जब टेम्परेचर 10 टू द पावर 3 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब इसके बाद 1 बिलियन ईयर बाद क्या होता है, ब्रह्मांड बनने के 1 बिलियन ईयर बाद क्या होता है, क्योंकि अब धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन जा रहा है, 1 बिलियन ईयर बाद क्या होता है, देखो बहुत ही सिंपल मेथड है ये। 1 बिलियन ईयर बाद, 1 बिलियन ईयर बाद क्या होता है, टेम्परेचर -200 इतना ज्यादा ठंडा हो जाता है कि सभी पार्टिकल्स ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। और वे कैसे करते हैं, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, जिसका मास ज्यादा होता है, वो अट्रैक्ट करने लगता है। अब ये और ठंडा हो गया, अब ये और ठंडा हो गया, और ये जितना ठंडा हो गया, अब हमारे पास जो हमारे प्रीमोर्डियल जो हमारे एलिमेंट्स थे वे कौन कौन से थे, हमारे पास हाइड्रोजन था, हमारे पास हीलियम था। अब उनसे क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन था जो ज्यादा बड़ा क्लाउड था, जो जितना बड़ा क्लाउड होगा
उसने गैलेक्सी का निर्माण स्टार्ट करना कर दिया। देखिए हाइड्रोजन से हीलियम बनने लगे, जिससे ब्राइटनेस बढ़ने लगी। इससे जो बड़े क्लाउड थे जो बड़े क्लाउड थे जो बड़े क्लाउड थे वे गैलेक्सी को बनाने लगे, गैलेक्सी को बनाने लगे। और जो छोटे क्लाउड थे, बिग क्लाउड, बिग क्लाउड, और जो छोटे क्लाउड थे हमारे, वे बनाने लगे स्टार्स को, वे बनाने लगे स्टार्स को। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। एक बार और डिक्टेट करूंगा मैं आपको ये सब। बड़े क्लाउड बनाने लगे गैलेक्सी को, और छोटे क्लाउड बनाने लगे हमारे स्टार्स को। क्योंकि एक बड़ा क्लाउड, उसके अंदर भी छोटे छोटे क्लाउड होते हैं, वही स्टार्स है। इसलिए गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे स्टार्स हैं, क्लम्पसीज है, डस्ट के क्या होते हैं ये क्या होते हैं, इसमें डस्ट प्लस गैसेस, इसके क्लम्पसीज होते हैं, क्लम्पसीज होते हैं, जो आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी के द्वारा एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं ग्रेविटी के द्वारा। तो ये यहां पे गैलेक्सी बनने लगी और यहां पे स्टार्स बने। छोटे क्लम्पसीज जगह स्टार बनाएंगे, सीधी सी बात है। जो बड़े हैं, क्योंकि छोटे 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 छोटे, एक गैलेक्सी अगर सपोज करो ये हमारी कोई गैलेक्सी है, ठीक है, तो इसके अंदर ये स्टार है, ये स्टार है, इंटरस्टेलर है, ये डस्ट है, ये सारी की सारी डस्ट है। ठीक है, ये छोटे छोटे क्लम्पसीज है, ये छोटे छोटे क्लम्पसीज है, ये छोटे छोटे क्लम्पसीज है। अगर देखोगे आप, ये क्लम्पसीज है, तो ये तो बन गए स्टार, ये तो बन गए स्टार। अब ये सब इसके अंदर है, ये इसका सब पार्ट है, तो ये एक दूसरे से ग्रेविटी के द्वारा अट्रैक्ट होने लगे, सभी के सभी ये एक दूसरे से ग्रेविटी के द्वारा एक दूसरे से अट्रैक्ट होने लगे। तो ये गैलेक्सी बन गई, एक गैलेक्सी बन गई। ठीक है, 1 बिलियन साल बाद एक गैलेक्सी बन गई। फिर आता है लास्ट पॉइंट, 13.79 बिलियन। क्या होता है 13.79 बिलियन? 13.79 बिलियन जब टेम्परेचर -270 डिग्री सेंटीग्रेड था, उस टाइम पे क्या होता है कि स्टार डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, स्टार खत्म हो जाते हैं। और जब स्टार खत्म होते हैं, देखिए जब कोई चीज खत्म होती है तो कुछ ना कुछ देके जाते हैं। स्टार्स खत्म होते हैं तो वे हैवी एलिमेंट्स देके जाते हैं। एक तरह से स्टार्स खत्म होने का रिजल्ट ही हैवी एलिमेंट्स होते हैं, जिससे हमारे प्लैनेट्स की उत्पत्ति हुई है। ये मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं आपको सोलर सिस्टम और अर्थ की उत्पत्ति के बारे में बताऊंगा, अपने प्लैनेट्स की उत्पत्ति के बारे में, ओरिजिन के बारे में बताऊंगा। आप ध्यान रखना पूरा का पूरा इसके लिए, इस टाइम पे हमारे प्लैनेट्स की उत्पत्ति होती है। क्यों होती है प्लैनेट्स की उत्पत्ति क्यों होती है? हैवी एलिमेंट्स की उत्पत्ति क्यों होती है इस टाइम पे? क्यों होती है? क्योंकि स्टार्स खत्म हो जाते हैं, स्टार्स डाई, और इस ट्यूब में वे हैवी एलिमेंट्स छोड़ जाते हैं। ठीक है, देखिए फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। इसे आप पूरे को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका पूरे का एक बार, फिर मैं आपको इसे दोबारा बताऊंगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से ले लीजिए। ठीक है, हो गया। अब मैं आपको एक बार और इसे समझा देता हूं, दूसरे कलर से समझा देता हूं थोड़ा सा। देखिए हमारे पास एक छोटी सी बॉल थी, जैसे मैंने आपको अभी बॉम्ब का, पटाखे का एक एग्जांपल दिया था, वो एक्सपेंड हुआ, ठीक है, बर्स्ट हुआ, उसमें तो एक्सपेंशन हुआ। हमारे पास छोटी सी बॉल थी 13.43 सेकेंड पहले, 13⁻⁻43। इस टाइम पे क्या हुआ? इन्फ्लेशन, उसमें इन्फ्लेशन हुई। इन्फ्लेशन से एक ग्रेप्स की तरह का, इस तरह का एक शेप का, इस शेप का, इस तरह वो फैला। देखिए इस तरह वो फैलना स्टार्ट हुआ, ग्रेप्स की तरह। ठीक है, फैलना स्टार्ट हुआ, ये पार्टिकल्स हैं। अब टेम्परेचर डाउन हुआ, इस सेकंड पे क्या हुआ? कॉर्क्स बनने स्टार्ट हुए। कॉर्क्स होते हैं प्रोटॉन का सबसे छोटा हिस्सा, जो अनडिविजिबल, इसे डिवाइड नहीं किया जा सकता। अब ये डिवाइड नहीं किया जा सकता, ये बनने स्टार्ट हुए और इलेक्ट्रॉन्स हमारे आने स्टार्ट हो गए, इस
इवेंट से हमारे इलेक्ट्रॉन लूज होने लगे और कॉक्स, ठीक है। फिर 10⁻⁻8 सेकेंड, जब इसका टेम्परेचर 10⁻13 हो जाता है, इस टाइम पे हमारे कॉक्स से धीरे धीरे, क्योंकि क्या टेम्परेचर डाउन हो रहा है, टेम्परेचर तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो ऑटोमेटिक पहले से ही था, तो ग्रेविटेशन तो प्रोटॉन बनने स्टार्ट हो गए, प्रोटॉन बनने स्टार्ट हो गए तो न्यूट्रॉन बनने लगे, न्यूट्रॉन बनने लगे, ठीक है, ध्यान रखना। अब 3 मिनट बाद, ब्रह्मांड बनने के 3 मिनट बाद, 3 मिनट बाद जब टेम्परेचर इतना हो जाता है, तब ये दोनों रिएक्शन करेंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, क्योंकि एक एटम तो बनाना है, एक एटम बनता है, ठीक है, एटम बनता है, और वो किसका कॉन्सिक्वेंस बनता है, वो बनता है हाइड्रोजन और हीलियम का। तो 3 लाख साल बाद जब टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, उस टाइम पे वो हाइड्रोजन और हीलियम इसका कॉन्सिक्वेंस बनता है, हाइड्रोजन और हीलियम, ये हमें रिजल्ट में मिलते हैं। और हमें पता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाते हैं। उसके लिए जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलेंगे, उसके लिए कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, उसके लिए न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, ध्यान रखना। हाइड्रोजन हाइड्रोजन जब मिलते हैं तो उसके लिए न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, हाई एनर्जी चाहिए होती है, तो इस तरह हीलियम बनता है, ये रिएक्शन होती है न्यूक्लियर फ्यूजन, ध्यान रखना, नाभिकीय संलयन, ठीक है। अब 1 बिलियन साल बाद जब टेम्परेचर और डाउन होता है, माइनस में चला जाता है, तब क्या होता है, गैलेक्सीज और स्टार्स का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। तो गैलेक्सी बड़ी होती है, वास्ट होती है, उसके अंदर स्टार्स होते हैं, एक गैलेक्सी के अंदर मिलियंस और बिलियंस स्टार्स हो सकते हैं। तो गैलेक्सी का अपना क्लाउड होता है और स्टार्स का अपना क्लाउड होता है। बड़े क्लाउड के अंदर छोटे छोटे क्लाउड होते हैं, इंटरस्टेलर्स होते हैं छोटे छोटे, बड़े क्लाउड के अंदर छोटे छोटे इंटरस्टेलर्स होते हैं, इनका आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये क्लम्प्सिस बनाते हैं, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, और इसका तो अपना है ही है इंटरस्टेलर, बड़ा बड़ा डस्ट है, बड़ी गैसेस है, बड़ा क्लाउड है, तो ये गैलेक्सी बन जाती है बहुत सारे स्टार से मिलकर, ठीक है। अब क्या होता है कि एक एज होती है, स्टार उस टाइम पे डाई कर जाता है, स्टार मर जाता है, तो वो रिजल्ट में क्या देखा जाता है, हैवी एलिमेंट्स प्लैनेट्स, जिससे हमारे प्लैनेट्स का निर्माण होता है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। और ये बिग बैंग की थ्योरी ने बताया ये सब हमें, बिग बैंग की थ्योरी ही हमें ये सब बता रही है कि ये सब इस तरह हुआ है इस टाइम के साथ, ठीक है। और मैंने इसके नोट्स अपने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, बहुत अच्छे से बनाए हैं, वो आपको इधर उधर कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप वहां से बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं।